हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स पहले तो आपको ये समझ लीजिए ये क्या होता है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और हमारा जो वैक्यूल्स होते हैं, ये चारों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बोलते हैं। तो आज हम लोग जिस एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के जिस सेल ऑर्गेनेल की बात करेंगे वो हमारा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के कई सारे नाम्स होते हैं और यहाँ पर हमने दो नाम लिखे हैं। जैसे सबसे पहला है हमारा है लिपोकॉन्ड्रिया और दूसरा है हमारा ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। इसके अलावा इसके कई सारे और भी नाम होते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम लोग गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं, हम लोग डिक्टियोसोम्स भी बोलते हैं और इसके अलावा भी और भी कई सारे नाम्स होते हैं, लेकिन मोस्टली जो नाम हम लोग को समझने को मिलता है या सुनने को मिलता है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, गोल्गी एपरेटस होता है और डिक्टियोसोम्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी की। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की जो डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी? कैमिलो गोल्गी ने करी थी। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी किसने करी? कैमिलो गोल्गी ने करी थी। और कहाँ पर कब करी थी? 1898 में करी थी। कहाँ पर? तो आउल्स और कैट की नर्व सेल्स के अंदर इसको क्या किया गया था? डिस्कवर किया गया था। जितने उल्लू और जो बिल्ली होती है उसकी जो नर्व सेल्स होती है, नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है, न्यूरॉन्स, उन्हीं को नर्व सेल्स बोला जाता है। उन्हीं के अंदर जो उन्हीं नर्व सेल्स के अंदर जिस सेल ऑर्गेनेल की डिस्कवरी हुई थी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रेजेंस और एब्सेंस के। हम लोगों को एमसीक्यूज़ में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं प्रेजेंस एब्सेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है वो इस जगह प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें तो सभी यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर गोल्गी एपरेटस जो है वो एब्सेंट होगा। जैसे मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी का अगर आप मतलब समझे तो ये मान लीजिए जो आरबीसी होती है वो 120 डेज़ की होती है, ठीक। इसमें दो पीरियड होते हैं, एक हमारा यंग होता है और दूसरा हमारी मैच्योर होती है। जब ये फॉर्म होती है, जब हमारी आरबीसी बनती है, तो जब हमारी आरबीसी बनती है तो उसके अंदर तो ये प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही मैच्योर हो जाती है उसके अंदर ये जो होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं। उसके बाद ह्यूमन स्पर्म, ह्यूमन मेल के अंदर जो स्पर्म होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं? हमारे गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाते हैं? एब्सेंट हो जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में भी एब्सेंट होते हैं और स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स। अगर हम प्लांट्स के केस में बात करें तो प्लांट्स के केस में बात जब हम लोग करते हैं तो ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट जो हमारे लैंड और वाटर दोनों में पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि उनके जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके लिए गैमेट्स जो होते हैं वो हमारे वाटर की हेल्प से ट्रेवल करते हैं, तो उन प्लांट्स को हम लोग ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। और ऐसे प्लांट जिनमें वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं और बहुत लंबे लंबे होते हैं उनको हम लोग टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। ये ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो होते हैं जब ये गैमेट्स बनाते हैं, और कौन से गैमेट्स बनाते हैं? मेल गैमेट्स बनाते हैं और इन्हीं मेल गैमेट्स को बोलते हैं एंथीरियोजॉइड। इन्हीं एंथीरियोजॉइड्स के अंदर जो क्या चीज़ एब्सेंट होती है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्गी कॉम्प्लेक्स से आने वाला जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो एनिमल सेल्स में हम लोग देखते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है कि वो न्यूक्लियस के पास ही बिल्कुल पाया जाएगा। तो स्पेसिफिक साइट होती है न्यूक्लियर एनवलप के पास में ही होती है। लेकिन अगर हम प्लांट सेल में देखें तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स बहुत छोटे छोटे गोल्गी कॉम्प्लेक्स पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं, हल्की हल्की पोजीशन में स्कैटर्ड होंगे। स्कैटर्ड साइटोप्लाज्म में जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि स्मॉल होते हैं इसलिए इनको गोल्गी कॉम्प्लेक्स ना बोलकर हम लोग एक नया नाम देते हैं जिसको बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। तो ये एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ही नाम है, लेकिन हम लोग कहाँ बोलते हैं? प्लांट सेल में। कहाँ पर स्कैटर्ड होते हैं? तो हमारे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। अब
बात करते हैं ऑरिजिन की। तो ऑरिजिन के लिए हमने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है और इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि गोल्गी बॉडीज जो या गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो हैं वो किससे बनते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब अपने ऊपर से लेयरिंग से राइबोसोम्स को हटा देता है और तो एक नए सेरेमोनियल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एक साइड में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, अब हम लोग इसको इस स्ट्रक्चर को अगर हम क्लियर फॉर्म में देखें ये हमारा न्यूक्लियर एनवलप है, इसकी हमारी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हमारा न्यूक्लियस था, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इधर साइड में एक मेम्ब्रेनस सिस्टम लगा हुआ होता है। जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के पास में ही जस्ट हमारा एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी बोलते हैं। अगर हम देखें तो इस गोल्गी बॉडी तो यहाँ इस गोल्गी बॉडी के मोस्टली जो होते हैं वो कौन कौन से स्ट्रक्चर इस गोल्गी बॉडी में पाए जाते हैं। एक सिस्टर्नी पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है ट्यूब्यूल पाया जाता है, तीसरा पाया जाता है वेसिकल्स और चौथा पाए जाते हैं गोल्गी वैक्यूल्स। ठीक, ये गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में समझते हैं कहाँ पर कौन सी चीज़ होती है। मान लो ये यहाँ से हम लोग एक गोल्गी बॉडी की शुरुआत करते हैं। इस गोल्गी बॉडी में हम देखते हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके किनारे पर हल्की सी सॉइलिंग है। ये हल्की सी यहाँ पर सॉइलिंग है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस पूरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। और कई सारे सिस्टर्नी आपस एक पैरेलल फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो डिस्क और रॉड शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है जो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है और एक दूसरे के कैसे होता है, पैरेलल होता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। अगर हम इस सिस्टर्नी के ऊपर साइड देखें, साइड में देखें या किनारे किनारे पर एक सॉइलन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स। ये यहाँ पर ट्यूब्यूल्स इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो अगर ये सिस्टर्नी है तो इसकी इस तरीके से काफ़ी गैपिंग होती है नीचे से। ये काफ़ी फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद में सिस्टर्नी में दो सरफेस पाई जाती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर बना देते हैं, ये स्ट्रक्चर, तो हम देखते हैं एक वो सरफेस है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड से है और एक वो सरफेस है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अपोजिट है, मतलब जहाँ पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स खत्म होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड बिल्कुल सामने होती है, या फिर हम ये कहते हैं न्यूक्लियस के जो सामने की सरफेस होती है उसको हम लोग सिस सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म बोलते हैं या सिस सरफेस बोलते हैं। और जो उसका स्ट्रक्चर है वो हमको कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स शेप दिखता है। कैसा, कॉन्वेक्स शेप। जस्ट इसके पीछे साइड चले जाएंगे तो जो स्ट्रक्चर दिखता है वो हमको कॉनकेव दिखता है और वो हमारा कौन सा फॉर्म होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। तो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म दो फॉर्म होती है। किसकी होती हैं, सिस्टर्नी की होती हैं। और ये कहाँ कहाँ होती हैं, जिधर न्यूक्लियर एनवलप होगा उधर हमेशा कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी सरफेस होगी या कौन सा फेस होगा, सिस फेस होता है। और जहाँ पर अपोजिट साइड उसके कौन सा फेज होता है, जैसे ही अगर हम देख लें यहाँ न्यूक्लियस है तो ये हमारी कौन सी फेज है, सिस फेज है। और ये हमारी कौन सी फेज है, ट्रांस फेज है। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जैसे फंक्शंस के बारे में, जब मान लीजिए यहाँ से कोई चीज़ बनी
न्यूक्लियस से कोई चीज़ बन के बाहर निकली, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई चीज़ बन के जो है वो बाहर निकलती है। जैसे ही ये बाहर निकलती है तो ये वेसिकल्स में ये बंद होती है, और वेसिकल्स में बंद होने के बाद में ये कहाँ पहुँचती है, हमारी सिस सरफेस पर पहुँचती है गोल्गी ऑपरेटस के। गोल्गी ऑपरेटस क्या करती है, इसको जो कुछ भी मटेरियल होता है उसको पैक करती है, और पैक करने के बाद में ये आगे की तरफ बढ़ा देती है। सिस सरफेस से कोई भी चीज़ एंटर करेगी पैकिंग होने के लिए, और जब बाहर निकलती है तो हमेशा कौन से फेस से निकलती है, ट्रांस फेस से निकलती है। ट्रांस फेस पर ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं ये ओवल स्ट्रक्चर्स जो हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। गोल्गी वैक्यूल्स बोला जाता है इनको। ये गोल्गी वैक्यूल्स क्या करते हैं, ये यहाँ पर जो भी कुछ भी यहाँ पर सिक्रीशन है उसको पकड़ते हैं, और आगे की तरफ सेल्स में जहाँ भी पहुँचना होता है वहाँ पर उस चीज़ को पहुँचा देते हैं। ये मेन इसका का वर्क होता है। अगर फंक्शंस में देखें तो यही पैकेजिंग काम होता है, इसका ट्रांसपोर्ट, कोई भी चीज़ को चाहे वो न्यूक्लियस में बन रही हो चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रही हो, इसको क्या करती है, पैक करती है। पैक करने के बाद में इसको जहाँ पर पहुँचना होता है वहाँ पर पहुँचाती है, और अगर उसको सेल से बाहर जाना होता है तो सेल से उसको बाहर भी छोड़कर आती है। दूसरी चीज़, गोल्गी बॉडी का अगला काम क्या होता है, मान लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन हम लोग जैसे बोलते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन का बनाना। क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन का बनना। तो ये जब प्रोटीन का बनना इसका मेन फंक्शन होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनी, सेल्स के अंदर हमारी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ये क्या कर देती है, मिक्स कर देती है, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मिक्स करने से एक हमारे अंदर मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और ग्लाइकोप्रोटीन जो बनाता है वो हमारा गोल्गी बॉडी है, और ग्लाइकोप्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोप्रोटीन बनने की प्रोसेस ग्लाइकोसाइलेशन होती है, जबकि ग्लाइकोलिपिड बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। तो DATION है तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिक्स होंगे, और अगर LATION है तो हमारा क्या मिक्स होता है, ग्लाइको और प्रोटीन, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन फॉर्म होती है। अगर हम देखते हैं ह्यूमन के स्पर्म में देखेंगे, ह्यूमन मेल के स्पर्म में जो हम अगर बात करते हैं तो ह्यूमन मेल के स्पर्म में कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के अंदर गोल्गी बॉडी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसका काम क्या होता है, अभी मैंने आपसे बोला है कि यहाँ पर ये पैकेजिंग का काम करते हैं। तो एक्रोसोम के अंदर गोल्गी बॉडी क्या करती है, पैक करती है, और किसको पैक करती है, कुछ एंजाइम्स को पैक करती है जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस गोल्गी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में देखा है। थैंक यू।